नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश दुनिया की खबरों का सुपरहिट शो राजनीति। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई अब दिल्ली पहुंचने की तैयारी में। आगजनी, तोड़-फोड़, पथराव हो चुका। अब खून गर्म होने की धमकी दी जा रही, संसद हिलाने की तैयारी। बंगाल में ममता की मुस्लिम वोटों की सियासत अब मरने मारने तक पहुंच गई। कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रखेंगे। बदनसीबी ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो। हमारा हक, जो मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का हक को छीना जा रहा है। और इस हक के लिए अगर हम लोगों को जान भी देने पड़े तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। वक्फ कानून के विरोध में कुछ दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क चुकी है। भीड़, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ कर बवाल मचा चुकी है। अब भड़काऊ भाईजान संसद हिलाने की तैयारी में हैं क्योंकि खून गर्म हो चुका है। बदनसीबी ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो। इसलिए आप और हम लोग जमा हुए। ये तस्वीरें कोलकाता के सबसे चर्चित और इम्पोर्टेंट चौक पार्क सर्किल की हैं, जहां अराजकता का माहौल है। सड़कों पर हजारों की भीड़ उतर चुकी है, कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। ममता का बंगाल, सड़कों पर अराजकता का माहौल। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रदर्शन किया। भीड़ इधर से उधर दौड़ रही है, नारेबाजी कर रही है, गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ को भड़काने की कोशिश हो रही है। आपने हजारों की तादाद में कलकत्ता के सड़कों पर निकलकर ये साबित कर दिया है कि आप इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तहरीक जारी रहेगी। जिस दिन ये बिल वापस लिया जाएगा उस दिन तक ये तहरीक जारी रहेगी। पुलिस की तरफ से बार बार इनको रोका जा रहा था कि पाक सर्कस का जो ये 7 पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट एक जगह है, ये इसको ना रोका जाए। लेकिन अचानक से पुलिस का जो बैरिकेड है उसको तोड़ते हुए ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। और यहाँ पर अभी इस वक्त पाक सर्कस 7 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 7 रास्ता, कोलकाता का एकदम हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है पाक सर्कस 7 पॉइंट, हार्ट ऑफ द सिटी को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ उमड़ी इस भीड़ को लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की ममता कैबिनेट में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी। मुर्शिदाबाद हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ममता के मंत्री हजारों की मुस्लिम भीड़ लेकर सड़क पर उतर आए और लोगों को भड़काने लगे। इसमें उनके साथ बड़ी संख्या में मौलवी, मौलाना और जमीयत के पदाधिकारी भी शामिल रहे। हम माफी चाहते हैं। हमने रमजान में बुकिंग किया था कि छोटे पैमाने पर काम करें। बदनसीबी ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो। इसलिए आप और हम लोग जमा हुए। कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे। याद रखिए, ये आवाज हमारी सिर्फ बल्कि पार्लियामेंट तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और ये तो इब्तिदा हुआ है। अगर हमें तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सड़कों पर मुस्लिमों को जुटाकर ऐसे भड़काऊ बयान देने का नतीजा मुर्शिदाबाद में देश पहले ही देख चुका है। तो क्या अब फिर से आग लगाने की तैयारी है? क्योंकि भीड़ मौलवी, मौलाना और नेताओं के बयान सुनकर आ रही है। कानून में क्या संशोधन हुआ है, उससे प्रदर्शन करने आए लोगों का क्या लेना देना है, इसका उनको अंदाजा भी नहीं है। जो मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का हक को छीना जा रहा है। और इस हक के लिए अगर हम लोगों को जान भी देने पड़े तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। आप बच्चों को लेकर क्यों आए? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो कानून जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि ये तानाशाही है, ये नहीं चलेगी। हमारा कोई ठोस पॉइंट बताइए। 12 पॉइंट मैंने पढ़ा है, ऐसे 12 पॉइंट पढ़ा है।
चार पॉइंट तो ऐसा एकदम इलीगल है। ऐसा सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में चल रहा है, बस मजहब के नाम पर वोटों की सियासत के लिए, डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। भीड़ को भ्रम में डालकर सड़कों पर बुलाया जा रहा है और फिर इसी भीड़ को भड़काकर आग भी लगाई जा रही है। कोलकाता से सौमित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ की लड़ाई सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि बंगाल के साथ साथ बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उस प्रदर्शन के साथ पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी नीतीश कुमार को मुसलमानों को लामबंद कर रही है, तो वक्फ के खिलाफ बड़ी मजहबी भीड़ जुटाकर लड़ाई की तैयारी भी हो रही है। ये बड़ी तादाद में वो नाराज लोग हैं जो वक्फ संशोधन को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश, तमाम सूबों में वक्फ कानून के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर, मंच सजाकर मौलवी और मौलाना भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं। भोपाल में मौलाना वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मरने मारने की बातें की जा रही हैं। मंच से मुस्लिम भीड़ को वक्फ बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने को उकसाया जा रहा है। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी देने के तैयार है इंशाअल्लाह। भाई वक्फ संशोधन बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर बर्दाश्त कर लिया होता तो हम यहाँ आज इस धूप के अंदर हमारी कौम के नौजवान लड़के और बुजुर्ग यहाँ मौजूद नहीं रहते। हमें सिर्फ इस बात का इख्तिलाफ है कि सिर्फ मुस्लिम मामलात में मुदाखलत करके, इससे पहले 3 तलाक लाए, हमारी माँ बहनों को बड़ी इज्जत और कारोबार और सब दिला रहे थे, कितना कर लिया उन्होंने। और ये कहते हैं कि मुस्लिम गरीबों की मदद करेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर खाली मुस्लिम ही लोग गरीब हैं? आम मुसलमानों को बताया जा रहा है कि वक्फ कानून से मजहब खतरे में आ जाएगा, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसा नहीं रहेगा, खतरनाक कानून है। ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देकर आम मुसलमानों को सड़क पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये बड़ी तादाद में वो नाराज लोग हैं जो वक्फ संशोधन को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि भीड़ और भड़काऊ बयानों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी कर रखी है। वज्रवाहन, पुलिस फोर्स और गरुड़ ध्वज और क्विक रिस्पांस फोर्स दल तैनात कर दिया गया है। अगर विरोध के नाम पर अराजकता या उपद्रव किया तो तुरंत सबक सिखाने की भी तैयारी है। तो देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन है। आपको हमने पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाई थी जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके अलावा पटना और भोपाल में भी वक्फ को लेकर प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या बंगाल, इन तीनों राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें वहीं की हैं, धमकियां भी दी जा रही। आपको अखिल भारतीय धमकीबाज सम्मेलन की तस्वीरें भी दिखाई थी जहां वक्फ कानून को लेकर अलग अलग तकरीरें दी जा रही हैं, कहीं मुशायरे पढ़े जा रहे हैं। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ अलग अलग मुस्लिम तंजीमों की तरफ से आह्वान किया गया था कि आज अलग अलग राज्य की राजधानियों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और बाजू पर काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया जाएगा। तो उसी का असर, आंशिक असर कई शहरों में दिखा, कई राज्यों में दिखा। और वही असर आप देखिए जरा जो भोपाल और पटना में नजर आया। भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी, पटना बिहार की राजधानी। इसके अलावा ये कहा गया कि वहां के डीएम को, यानी राजधानी के डीएम को पत्र लिखा जाएगा उपराष्ट्रपति के नाम पर। दरअसल वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समाज दो पक्ष में बंट गया है। एक पक्ष लोगों को मजहब के नाम पर भड़का रहा है तो दूसरा पक्ष उन मौलवी मौलानाओं पर करप्शन का आरोप लगा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी जमाल मौलाना अरशद मदनी के बेटे पर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहे हैं। जबकि अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साफ साफ कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। तमाम संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा था और इससे मुस्लिम समाज का जो गरीब वर्ग था उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए
सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। ये बिल आया है, इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। बिहार में चुनावी माहौल है, यहाँ मुस्लिम आबादी बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में पटना में विरोध का मंच सजना लाजमी है। कई मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सियासत का भी साथ मिल रहा है। आरजेडी वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों के साथ खड़ी है और सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। भले ही बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा हो, मुस्लिम भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हो रही हो, लेकिन यूपी में सब कुछ शांत है। जहां विरोध का प्लान बन रहा है, योगी फोर्स पहले ही एक्टिव हो जाती है। नोटिस भेजने के साथ ही सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि योगी का संदेश एकदम साफ है। मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून बन चुका है। कानून को पास कराने और देश में लागू कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी और उन्होंने भी इस कानून की वापसी का सपना देखने वालों को सरकार का क्लियर मैसेज दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मान फोर्स पूरी तरह से एक्शन में है। जालंधर में एक मंदिर पर कुछ लोगों ने अटैक किया, मूर्ति को खंडित किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। तो नशे के खिलाफ अभियान में भी पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। देश का कोई भी शहर हो, सनातन पर हमले रुक नहीं रहे। इस बार निशाना बना पंजाब का जालंधर, जहां मंदिर पर हमला करते हुए वहां शनिदेव की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह हमला थापरा बागी जी के प्रसिद्ध शनिदेव जी के मंदिर पर हुआ, जहां आस्था रखने वाले दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और भक्त जब वहां दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें हमले की जानकारी मिली, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर पर सुबह के समय हमला किया। हमलावरों ने मंदिर में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। शनिदेव जी की मूर्ति को तोड़कर 2 हिस्सों में खंडित कर दिया। साथ ही विरोध करने पर पुजारी की पिटाई भी की। लोगों को मारने के लिए वो गमला ईंट उठा रहा हूँ। तो इसमें अगर ऐसा किसी के पागल होता तो ऐसा जो है ऐसा नहीं करता कोई। किसी को चोट लगी? गुर्जे चोट, वो पंडित जी को एक बॉक्सिंग यहाँ मारी उसने, एक इधर मारी, पर पंडित जी जो है बचाव हो गए। तब तक लोग आ गए क्योंकि मंदिर में संगत थी, सारी पकड़ लिए, बचाव हो गए। इस हमले से गुस्साए हिंदुओं ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद हमले में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसके मानसिक तौर पर बीमार होने की जानकारी दी गई। इस बीच मान फोर्स को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। फिरोजपुर में पुलिस ने 5 अलग अलग मामलों में नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 किलो डोडा पोस्ट, 1 किलो 13 ग्राम हेरोइन, 540 नशीली गोलियां, 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। 4 किलो 800 ग्राम पोस्त दे बूटे बरामद हुए हैं, जो कि उसने खेत दे विच उगाए हुए सी, जो इलीगल है उसकी खेती करना। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ BSF ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। नशे के खिलाफ पिछले 2 महीनों से मान फोर्स जबरदस्त एक्शन में है, जिससे घबराकर अब नशे के सौदागर अपनी दुकानों पर ताला लगाकर भागते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर जम्मू से है, जहां आतंकियों से 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। उधमपुर में सुरक्षा बलों की 2 से 3 आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, जो रामनगर में आके छिपे हुए थे। तो सुरक्षा बलों का एक और ऑपरेशन किश्तवाड़ में है, जिसमें जैश मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में एक भारतीय डाक पोस्ट लिखी एक संदिग्ध गाड़ी मिली, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतियों में किया जा रहा था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद आतंकियों के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन और तेज कर दिया गया, जिसके बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन की ये तस्वीरें जम्मू के उधमपुर की है, जहां 2 दिन से मुठभेड़ लगातार जारी है। एक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को रामनगर के जैफर इलाके में घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्हें 23 मार्च को सान्याल में घेरा गया था। इसके बाद 26-27 मार्च को ये आतंकी सुफैन इलाके में ट्रैप हुए। 5 आतंकियों के ग्रुप में से 2 आतंकी सुफैन में ढेर कर दिए गए थे और बाकी के 3 आतंकी रामनगर में छिपे थे, जिन्हें आज जाकर के घेर लिया गया। वही साइट है जहां पर लगातार कल दोपहर से ही ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 2 से लेकर 3 आतंकियों को यहां पर घेरा गया है। ये बताया जा रहा है कि वही आतंकी हैं जो 23 मार्च को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था सान्याल में, वहां पर ट्रैप्ड हुए थे। उसके बाद वो 26-27 तारीख को जो है वो सुफैन इलाके में ट्रैप हुए थे। ये 5 आतंकियों का ग्रुप था, जिसमें से 2 आतंकियों को सुफैन इलाके में ढेर किया गया और उसके बाद तीसरा जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं बिलावर के जो है वो अपर रीचिस पर पानतीर्थी में यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसके बाद आतंकी जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं और अब इन आतंकियों को घेर लिया गया है। जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से एसओजी की जो टीम है वो लगातार ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। जिस जगह पर ये आतंकी छिपे थे वो पूरा घना जंगल वाला इलाका है, जो सालों से आतंकियों का ट्रेडिशनल रूट भी रहा है। यहां पहाड़ों के नीचे एक दरिया है जो कठुआ से शुरू होता है और दूसरे दरिया से मिलते हुए यहां तक पहुंचता है, जिससे कि आतंकियों को हमेशा बहुत मदद मिलती है। ये इलाका है काफ़ी घने जंगल का है और यहाँ पर आपको बता दें कि एक दरिया जो है जो कठुआ से शुरू होता है, जो कि उच्च दरिया पड़ता है, वहाँ से होते हुए कई सारे ऐसे नदी नाले हैं, दरिया हैं जो कि आतंकियों को इस रूट तक पहुँचने में मदद करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी रूट से होते हुए डोडा किश्तवाड़ के अपर रीचिस तक के आतंकी जो है पहुँचते हैं और उसके बाद अनंतनाग और जो कश्मीर घाटी है वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे में ये ट्रेडिशनल रूट भी आतंकियों का रहा है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक और ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चल रहा है, जिसमें जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया। किश्तवाड़ के छात्रों में भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है चल रहा है, जिसमें 2 से लेकर 3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं उन्हें ट्रैप किया गया है। इसके अलावा भी लगातार जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है आतंकियों की अलग अलग जगह पर। इस मूवमेंट को देखते हुए लगातार सुरक्षा बल जो है वो अलग अलग जगह पर बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। इसी बीच जम्मू शहर में एक संदिग्ध गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, जिस पर भारतीय डाक पोस्ट लिखा हुआ था। संदेह होने पर पुलिस ने इस गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी तो खाली मिली, लेकिन जांच में यह सामने आया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता था। जम्मू के नरवाल इलाके से एक फर्जी गाड़ी को यहां पर पकड़ा गया है, जिसका नंबर JK02DH 9409 बताया जा रहा है और एक गाड़ी जो है इस पर इंडिया पोस्ट लिखा होता है, यानी कि डाकघर की एक गाड़ी बताई जा रही थी, एक सरकारी गाड़ी, जिसे जम्मू में नरवाल इलाके में यहां पर रोका गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से फर्जी है। एक बोलेरो गाड़ी थी जिसे कि मॉडिफाई कर इंडिया डाक जो है वो लिखा गया था, इंडिया पोस्ट लिखा गया था। एक तरफ आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सेना की पुंछ में LOC पर फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें घुसपैठ और सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान को सीधी और कड़ी चेतावनी दी कि अगर सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तानी फौज एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। जी मीडिया के लिए जम्मू से रजत वोहरा की रिपोर्ट। कि तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेकर आ रही है, जिसके लिए मार्क्समैन व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। इस गाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह लाइट कॉम्बैट व्हीकल है, कैप्सूल बेस्ड एक बख्तरबंद गाड़ी है, गोलियों ग्रेनेड से बेअसर है, हथगोले के ब्लास्ट से सुरक्षित है, फ्लोर ब्लास्ट प्रोटेक्शन से लैस है और आग का भी इस व्हीकल पर असर नहीं। और खास बात यह कि इसमें 2 इंजन का विकल्प है, 6 लोगों के बैठने की जगह है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 3200 किलोग्राम इस व्हीकल का वजन है, जिस व्हीकल से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के पहुंचा जाएगा तहव्वुर राणा को सुनवाई के लिए। और बहुत जल्द तहव्वुर राणा से पूछताछ भी होगी, जिसके बाद मुंबई हमले में पाकिस्तान का क्या रोल था वो भी दुनिया के सामने होगा, क्योंकि तहव्वुर राणा वो कड़ी जो डेविड कोलमैन हेडली और पाकिस्तानी सेना को आपस में जोड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अभी से बौखला रहा है
और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तहव्वुर राणा से उसका कोई संबंध ही नहीं है। छब्बीस 11 के हमले का इंसाफ, तहव्वुर राणा का होगा हिसाब। हिंदुस्तान में आतंक का राणा खोलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। तहव्वुर राणा यानी वो नाम जो 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी मदद से ही मुंबई में सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तहव्वुर राणा वो शख्स था जिसने इस हमले की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2005 से ही इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी। देश के कई शहरों की रेकी की और आतंकियों को मुंबई के बारे में ट्रेनिंग भी दी। तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना और डेविड कोलमैन हेडली के बीच की कड़ी है जो मुंबई हमले का हर राज जानता है। पूरी तारदेव एसी मार्केट है और यहीं पर डेविड हेडली ने बतौर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्शन किया था और यहाँ पर अपना बकायदा एक ऑफिस भी खोला था। लेकिन ये जो इमिग्रेशन जो कंपनी थी ये खुद डेविड हेडली की नहीं थी, ये कंपनी थी तहव्वुर राणा की। बतौर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर डेविड हेडली को दिखाया जाता है एक बिजनेस वीजा, उसको दिया जाता है मल्टी एंट्री का। जितने भी स्पॉट से जहां पर हमला हुआ था वहां पर जाकर वो रेकी करता है। तहव्वुर राणा वहां से फिर वो लश्कर-ए-तोयबा ISI के साथ इन तमाम फोटोग्राफ्स, लोकेशंस, वो वीडियोस को साझा करते हैं और एक पूरा खाका तैयार किया जाता है मुंबई में 26/11 के हमले का। डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ने कैसे एक साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची, ये भी समझिए। हेडली पहले ही लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ चुका था और उसी ने ही तहव्वुर राणा को हमले की साजिश में शामिल किया। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में टारगेट्स की रेकी करने में मदद की। और तो और मुंबई में तहव्वुर राणा ने इमिग्रेशन एजेंसी खोली थी और उसका मकसद ही आतंकियों की भर्ती करना था। इसी इमिग्रेशन एजेंसी के काम की आड़ में तहव्वुर ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई की रेकी की। उसकी सारी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर को मुहैया कराई और उसकी ही जानकारी के आधार पर लश्कर ने 26/11 जैसा हमला किया जिसमें 170 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें चूंकि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, हमारी आशा है कि सरकार ध्यान देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चार्जशीट फौरन दाखिल करवा के कानून के दायरे में इसे मौका देकर केस को ख़त्म करें। लोगों की जानें गई है, उनके जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो इंसाफ की ताक में बैठे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर तहव्वुर राणा का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है। 64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और उसका जन्म 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में हुआ था। अपराध और आतंकवाद की दुनिया में पूरी तरह शामिल होने से पहले तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में ही मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में बतौर मिलिट्री डॉक्टर भी रहा। तहव्वुर राणा की पत्नी भी एक डॉक्टर थी। इसके बाद 1997 में वो कनाडा चला गया और वहां पर इमिग्रेशन सर्विस का काम शुरू किया और बाद में अपनी एक ब्रांच अमेरिका में भी खोला। NIA की तरह ऐसे चरमपंथी को जो इलियास कशी सही हो और ये हसन अब्दाल पाकिस्तान की जो आर्मी की एकेडमी है वहाँ का ये पास आउट है, आर्मी डॉक्टर रहा है, तो इससे जो पूछताछ की जाएगी तो आप खुद देखेंगे चौंकाने। अब तक तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा चुका है जहां उसका हिसाब होगा। मुंबई हमले में शामिल अजमल कसाब को साल 2012 में फांसी से लटकाया जा चुका है। हमले से पहले मुंबई की रेकी करने वाला डेविड कोलमैन हेडली अमेरिकी जेल में बंद है। अबू जिंदाल भारत की जेल में बंद है और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में है। जकीउर रहमान लखवी भी पाकिस्तान में ही है। तहव्वुर राणा से पूछताछ के बाद मुंबई हमलों में पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान अभी से तहव्वुर राणा को पहचानने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान राणा से खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना ISI से जुड़ा है। आतंकी राणा अब मुंबई 26/11 हमलों की साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में खुलासा कर सकता है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने की कूटनीतिक सफलता के बाद अब पीड़ितों के दिल में एक नई उम्मीद आई। उम्मीद उन सब आरोपी की सजा की जो इस जघन्य अपराध का हिस्सा रहे, जिसमें हाफिज सईद भी शामिल है।
राणा के भारत आने के बाद अब सवाल ये कि क्या अगला नंबर हाफिज सईद का है। छब्बीस 11 की तारीख, शहर मुंबई। 166 लोगों की मौत और दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो आज भी आतंकवाद के सबसे बदसूरत चेहरे के तौर पर मुंबई वासियों के जहन में उभरती है, उनके रोंगटे खड़े करती है। इस हमले के आरोपियों की फहरिस्त लंबी है और इन सब के बीच अगर एक कॉमन लिंक है तो वो है पाकिस्तान, जिसने इन सब षड्यंत्रकारियों को, इन आतंकियों को, इन हमलावरों को पनाह दी। एनआईए की चार्जशीट में यह साफ लिखा है कि जून 2006 में आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली शिकागो इलिनॉइस गया और तहव्वुर हुसैन राणा यानी आरोपी नंबर 2 के साथ पूरी साजिश पर चर्चा की और लश्कर के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपनी इमिग्रेशन फर्म का इस्तेमाल किया। हेडली और तहव्वुर राणा के बाद अब बारी है आरोपी नंबर 3 हाफिज सईद की, बारी है आरोपी नंबर 4 ज़कीउर रहमान लखवी की। लोगों को उम्मीद है कि आरोपी नंबर 5 साजिद मजीद को सजा होगी और तहव्वुर के साथ ही आरोपी नंबर 6 अब्दुल रहमान हाशिम की भी बारी है, क्योंकि अब पकड़ाने वाला है आरोपी नंबर 7 मेजर इकबाल भी। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई में हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था और लश्कर तैयबा का संस्थापक और मुंबई हमले का साजिशकर्ता हाफिज मोहम्मद सईद इसका हिस्सा था। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के करीबी एक एक कर मौत के मुंह में यूं भी समाते जा रहे हैं। जिस हाफिज को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार पाकिस्तान में सुरक्षा मुहैया करवाती रही हैं, अब उसी की पार्टी और उसी के परिवार के करीबी लोग सुरक्षित नहीं हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम रहता है, जमात उद दावा के जरिए आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। साल 2017 में उसे कुछ समय के लिए नजरबंद किया गया, लेकिन 2017 में ही लाहौर हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। यह पाकिस्तान की लचर न्याय व्यवस्था और कार्रवाई में ढिलाई का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस वजह से इस मामले के एक आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा जा सका। साल 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में हाफिज सईद एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ और 2020 में 5 साल से ज्यादा की उसे सजा भी सुनाई गई। लेकिन अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद बारी हाफिज सईद की है। या तो वो भारत आएगा और मुंबई हमलों के लिए अपने किए की सजा भुगतेगा, या फिर जिस तरह से पिछले कुछ समय में आतंकी हाफिज सईद के करीबी जहन्नुम को प्यारे हो रहे हैं, हाफिज भी जल्द ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान में रहने वाले खूंखार आतंकी हाफिज सईद के लिए जहन्नुम की राह तैयार हो गई है। फिर चाहे वो जहन्नुम उसे भारत की जेल की सलाखों के पीछे दिखे या फिर पाकिस्तानी जमीन में खाक हो जाने के बाद। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी जो लश्कर का सैन्य कमांडर है और इस मुंबई हमले की योजना बनाने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान की शह पर वो आज कहां है, क्या कर रहा है, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। एकमात्र कारण पाकिस्तान। आतंकी साजिद मजीद ने हमलावरों को ट्रेनिंग देने का काम किया, जिन्होंने 26/11 हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान मिशन अफगान में जुटा है, एक एक करके अफगानी शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसे हर अफगानी में तालिबान का लड़ाका दिखाई पड़ रहा है। हाल ही के 10 दिनों के अंदर 20,000 से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान की जमीन से निकाल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान पर हमले की ताक में। तालिबान का हमला, क्या पाकिस्तान लेगा बदला? पाकिस्तान का मिशन अफगान, तालिबान का क्या है प्लान? तालिबान के लगातार हमलों से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अब हर अफगानी शरणार्थी पाकिस्तानी फौज को आतंकी ही नजर आ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारूदी अटैक से परेशान शहबाज सरकार ने अब अफगानियों से बदला लेने की ठान ली है और पाकिस्तान से अफगानी शरणार्थियों को निकालने के लिए अभियान चला दिया है। 10 दिनों में करीब 20,000 से ज्यादा अफगानियों को पाकिस्तान की सीमा से बाहर किया जा चुका है। पाकिस्तान को डर है कि जो 5,000 तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में घुसे हैं वो इन्हीं शरणार्थियों के बीच छिपे हुए हैं, लिहाजा तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानी नागरिकों को उनके घर भेजा जा रहा है और करीब 8 लाख अफगानों के परमिट रद्द कर अफगानिस्तान भेजने की प्लानिंग है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह अभियान तेज क्यों कर दिया है? तो उसकी वजह है अफगानिस्तान सरकार पर दबाव बनाना, ताकि अफगानिस्तान टीटीपी पर लगाम कस सके।
टीटीपी की है, क्योंकि तहरीक तालिबान ने रमजान महीने में भी पाकिस्तानी सेना को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया था। तालिबान ने पाक का रमजान खराब कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमजान के पाक महीने में टीटीपी ने हर दिन 8 से ज्यादा हमले किए और इस दौरान रोज 5 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। रमजान के महीने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों पर करीब 260 हमले किए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की छावनी और पुलिस थानों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में 175 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 112 घायल हुए। टीटीपी का दावा है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना से हथियार भी लूटे गए। इन हथियारों में AK सीरीज की राइफल से लेकर गोला बारूद शामिल है। टीटीपी का दावा तो 9 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाने का भी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हमले दक्षिण वजीरिस्तान में किए। इस इलाके में पाकिस्तानी सेना पर कुल 39 अटैक हुए। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि पिछले महीने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन ये तो महज ट्रेलर है। अब टीटीपी पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाने वाला है, क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और हर हमले का बदला लिया जाएगा, जिसका सबूत है ये एक्सक्लूसिव वीडियो। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोलिंग का ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब इस इलाके में पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीटीपी के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। बाइक पर सवार होकर शहर में बेखौफ घूम रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कभी पाकिस्तानी आर्मी का मोहरा था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन अब यही तालिबान का गुट पाकिस्तान में तख्ता पलट करने का प्लान बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस आतंकी संगठन को अगस्त 2008 में ही बैन कर दिया था, मगर पाकिस्तान अब तक टीटीपी को खत्म नहीं कर पाया, जो शहबाज सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।